everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's session is going to be very interesting. So please watch the video till the end. And if you find this lecture helpful and you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe the channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 23 अगस्त। अपने सेशन की शुरुआत करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कोज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जो ब्लैक मनी क्रिएट हो रहा है वो किस वजह से गवर्नमेंट की चिंता का मेन रीज़न है। क्या हो सकता है? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। सेकेंड ऑप्शन है investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewelry, gold, etc. C option है large donations to political parties and growth of regionalism. और D option है loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion. आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब एक क्योट देख लेते हैं। क्योट क्या है? आई बिलीव इन इनोवेशन एंड दैट द वे यू गेट इनोवेशन इज यू फंड रिसर्च एंड यू लर्न द बेसिक फैक्ट्स। किसकी क्योट है ये? बिल गेट्स की। ये क्योट आपके जीएस पेपर 3 में हेल्पफुल हो सकती है, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, या फिर किसी ऐसे में भी हेल्पफुल हो सकती है। आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब चलते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल है, हमें पता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो रीज़न था कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बनाई गई थी इस वजह से फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को जो है वो क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया था। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या थी? एक नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी थी। इसी वजह से जो फीफा है उसने AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो नेशनल लेवल की फुटबॉल फेडरेशन है उसको एक नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, उसके अफेयर्स को एक नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हमें पता है अक्टूबर में इंडिया जो है वो अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है और ये इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड की बात है। इसलिए ताकि हमें इससे वंचित ना किया जाए, इसलिए इन्होंने कहा है कि जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। मतलब जो बनाई गई थी AIFF के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इसको सस्पेंड कर दिया जाए और इसके जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनको किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए? एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल को, जैसे पहले हो रहा था। अब और क्या कहा गया है कि ऐसी ही एक बॉडी जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए बनाने की भी बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फीफा का डिसीज़न देखते हुए इसको अभी तक क्या किया है? स्टेटस क्यो रखा है। मतलब जैसे चल रहा है अभी तक उस पर रोक लगा दी है। अभी तक उसको कोई भी फंक्शन ट्रांसफ़र नहीं किया, उसको कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। इसलिए क्या इशू था आपको समझ में आ गया होगा। एज सच ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे क्या कहा गया है कि आउटसाइडर्स को भी वोटिंग राइट दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये कहा है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस मूव को अपोज कर रही हैं। किस बेसिस पे अपोज कर रही हैं? कि आउटसाइडर्स को वोटर्स के तौर पे रजिस्टर नहीं करना चाहिए। क्या है इसमें? RPA एक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। RPA एक्ट के की प्रोविजंस देख लेते हैं। क्या है की प्रोविजंस? ये क्या हैंडल करता है? इलेक्शंस को रेगुलेट करता है और बाई इलेक्शंस को रेगुलेट करता है। और क्या करता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी प्रोवाइड करवाता है इलेक्शंस के लिए। उसके बाद इसका काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करना, और ये मेंबर्स होते हैं जो MPs होते हैं, हाउस के MLAs होते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन भी स्पेसिफाई करता है। उसके बाद इसका काम होता है कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, करप्शन होने की या फिर कोई और ऑफेंस होने की प्रैक्टिसेस हैं, उनको कर्ब कर सके, उनको ख़त्म कर सके।
ये जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डाउट्स और डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी बताता है। उसके बाद इंडिया में क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है उसके लिए, तो इसके लिए पार्लियामेंट ने आरपीए एक्ट के अंदर कुछ क्वालिफ़िकेशंस बताई हैं। कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है वो? एक तो जो पर्सन है मतलब नेसेसरी नहीं है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट डालता है उसी में वहीं से वो लड़े इलेक्शन, लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एक इलेक्टर के तौर पे रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए। और जो पर्सन है वो अगर एससी या एसटी कास्ट से है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की, तो क्या कर सकता है वो कि जो एससी एसटीज़ के लिए सीट रिजर्व्ड हैं उनके ऊपर भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। और मिनिमम एज क्या है एमपी या एमएलए की लोकसभा की? वो है 25 साल। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे एज क्या है? 21 साल। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ 25 साल है, यहाँ 21 साल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 क्या कहता है कि कोई भी सिटीज़न है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है उसके पास राइट टू वोट होगा अनलेस डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। मतलब किसी लॉ के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो अलग बात है, अदरवाइज हर केस में जो भी 18 साल से ऊपर का सिटीजन है उसके पास राइट टू वोट होगा। और यही बात कौन कहता है? सेक्शन 62 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 भी ये इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन जो उस इलेक्टोरल रोल में है वो वोट कर पाए। ये था इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये मैंने आपको कल काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है कि बेल को कैसे इम्पॉसिबल कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको ये आर्टिकल देखना है तो आप मेरा कल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, यहाँ है ओडिशा में क्या प्रोविज़न आया है कि क्योंकि फ्लड्स आ रही हैं ओडिशा में, हमें पता है, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो रिलीफ किट्स प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट उसके साथ सैनिटरी पैड्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किसके लिए? वीमेंस और गर्ल्स के लिए। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा कह सकते हैं हम स्टेप है उड़ीसा गवर्नमेंट का, क्योंकि हमें पता है कि फ्लड की सिचुएशन में मेनली जो ड्रग स्टोर्स हैं वो बंद रहते हैं और उसकी वजह से जो वीमेन एंड गर्ल्स हैं उन्हें अनहाइजीनिक मटेरियल्स पे स्विच करना पड़ता है सैनिटरी नैपकिन्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। और वो क्या यूज़ करती हैं? डिफरेंट काइंड्स के क्लोथ यूज़ करती हैं ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो क्लोथ्स किस टाइप के हो सकते हैं? टॉन साड़ी हो सकती है, कोई पिलो कवर हो सकता है, बेडशीट हो सकती है। लेकिन फ्लड की सिचुएशन में ये है कि इनको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और क्योंकि कॉन्टीन्यूसली रेन होती रहती है और किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है? इन कपड़ों को सुखाने में। इसलिए ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, रिलीफ मिलेगा इससे वीमेन एम्पावरमेंट होगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उसको रीनेमिंग करने की बात की गई है। हमें पता है चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है, और इसका नाम बदल के क्या रखने के लिए कहा गया है? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हरियाणा और पंजाब दोनों ने इस चीज़ पर अपनी सहमति दे दी है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया जाए। लेकिन हरियाणा का सजेशन है कि अभी तक जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसके आगे मोहाली लिखा जाता था, तो हरियाणा की डिमांड है तो कि मोहाली के साथ साथ यहाँ पंचकुला भी लिखा जाए, सो दैट ये पता चल जाए कि ये जॉइंट, इससे जो है दोनों स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ शो हो पाए। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि रीनेमिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, और अभी रिसेंटली और कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले एयरपोर्ट का नाम अगर चेंज करना है तो स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन लाया जाएगा और उसको स्टेट असेंबली को पास करना होगा। जब स्टेट असेंबली उसको पास कर देगी उसके बाद वो रिजोल्यूशन जाएगा यूनियन कैबिनेट के पास, और यूनियन कैबिनेट भी अगर उसको पास कर देती है तो फिर उसको गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा और फाइनली नाम चेंज हो जाएगा। अभी जो रिसेंटली और भी चेंज हुए हैं वो कौन से हुए हैं?
नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रख दिया गया है। हिसार एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रख दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और अभी क्या है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के पास एक प्ली आई थी कि जो मॉस्क्यूज़ में लाउड स्पीकर्स का यूज़ होता है उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये किसी के भी धर्म को, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करती है। यहाँ इस आर्टिकल में हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है आर्टिकल 25 एंड 26 और दूसरा है नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। सबसे पहले आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हर पर्सन के पास उसका फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, मतलब मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और फैला सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। और ये क्या होगा, ये इस पे सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस कंडीशन पे होंगे। वो क्या होंगे, पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान ना पहुँचे, मोरालिटी पे कोई हार्म ना हो, किसी की हेल्थ पे कोई इशू ना पड़े और जो अलग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के उन पे कोई असर ना पड़े। इन कंडीशंस के चलते कोई भी पर्सन आर्टिकल 25 के तहत कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है। आर्टिकल 26 देख लेते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि हर पर्सन या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास क्या पावर है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। वही जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या हैं कि मोरालिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए। यही मैंने बताया कि आपके पास राइट है कि आप कोई भी रिलीजियस इंटेंशन से या फिर चैरिटेबल इंटेंशन से क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने खुद के अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को। और आपके पास ये राइट है कि आप इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं और ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो लॉ के अंडर एडमिनिस्टर की जाएंगी। ये आर्टिकल 26 था। अब ये देख लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स क्या है। नॉइस पॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन लॉज में नॉइस पॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन दी गई है। नॉइस को कहा गया है कि कोई भी अनवांटेड साउंड, मतलब जिस साउंड को हम नहीं चाहते, ऐसी अनवांटेड साउंड। और ये डेफिनेशन किसने दी है, CPCB ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि ऐसी कोई भी अनवांटेड साउंड जो कि एनोयंस क्रिएट करती है, इरिटेशन करती है और ह्यूमन ईयर्स को पेन पहुंचाती है, उसको क्या कहेंगे, हम नॉइस कह देंगे। और नॉइस के एक्सेप्टेबल लेवल्स क्या हैं। नॉइस के एक्सेप्टेबल लेवल्स डिफरेंट है, डे टाइम में डिफरेंट है और नाइट टाइम में डिफरेंट है। डे टाइम का मतलब माना गया है सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक और नाइट टाइम मतलब 10 बजे से रात को और सुबह 6 बजे तक। कमर्शियल एरियाज़ में क्या लिमिट है कि जो नॉइस लिमिटेशन होना चाहिए कमर्शियल एरियाज़ में वो डे टाइम में होना चाहिए 65 डेसिबल्स और नाइट टाइम में होना चाहिए 55 डेसिबल्स। और रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए ये लिमिट क्या कर दी गई है, डे टाइम में 55 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 45 डेसिबल्स। ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो वो लिमिट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल एरियाज़। उसके बाद नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 ये देख लेते हैं। ये क्या है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 जो है उसका सेक्शन 2A क्या कहता है कि नॉइस जो है उसको एयर पोल्यूटेंट माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कि नॉइस एयर पोल्यूटेंट के अंदर कैसे आ सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एयर पोल्यूटेंट का मतलब क्या कहा जाता है कि कोई भी ऐसा सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस की जिसकी वजह से ह्यूमंस को, किसी लिविंग क्रिएचर को, प्लांट्स, प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म पहुंचे। अब नॉइस पोल्यूशन और इसके सोर्सेज को जो रेगुलेट करता है वो कौन सा है, द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। और ये किसके अंडर बनाए गए हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और इस एक्ट के अंदर क्या है कि कुछ एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल्स रखे गए हैं
लाउड स्पीकर के यूज़ पे कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और जो बाकी साउंड एमिटिंग सोर्सेज हैं उन पे, जैसे बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स पे, हॉर्न्स पे, या फिर जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, काफ़ी हैवी मशीन्स जो होती हैं उनसे जो साउंड निकलती है, उन पे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इस एक्ट के अंडर। और लॉज क्या है, लाउड स्पीकर से रिलेटेड लॉज, लाउड स्पीकर से रिलेटेड लॉज ये कहते हैं कि अगर कोई भी नॉइस पोल्यूशन की नॉर्म्स को वॉयलेट करता हुआ पाया गया तो उसको फाइन 10,000 का देना होगा। उसके बाद ये कहा गया है कि पब्लिक प्लेस में नॉइस लेवल क्या रहेंगे, कि अगर आपको लाउड स्पीकर या फिर कोई भी पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम लगाना है तो वहाँ क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ जो उसकी मेंशन नॉइस स्टैंडर्ड की लिमिट है उससे 10 डेसिबल्स अबव या फिर 75 डेसिबल्स, जो भी इनमें से कम होगा वो इसकी लिमिट हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रूल्स क्या कहते हैं कि आप लाउड स्पीकर या फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम को तभी लगा सकते हैं जब आप डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से परमिशन ले लें, वो भी रिटर्न में। उसके बाद ही आप लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जेम्पशन दिया है, एग्जेम्पशन क्या दिया है कि किसी भी कल्चरल या रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जेम्पशन प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन ये एग्जेम्पशन जो है वो पूरे साल में टोटल 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है दुर्गा पूजा। हमें पता है अभी रिसेंटली 2021 में क्या हुई थी, यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में इंक्लूडेड हुई थी। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल ऐसी 14 साइट्स हैं और लेटेस्ट कौन सी है, दुर्गा पूजा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, इंडिया को अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है यूनेस्को की ICH की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के अंदर। कौन सी साइकिल के लिए, 2022 से लेके 2026 तक। और इंडिया जो है वो ICH कमेटी का 2 बार पहले भी मेंबर रह चुका है, 2006 से 2010 और 2014 से 2018। अब ये इसकी तीसरी बार सर्विंग होगी, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया फर्स्ट टाइम यहाँ सर्व करने जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होगा कि इंडिया को अभी एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी इलेक्ट किया गया है, या फिर ये पार्ट होगा इस कमेटी का भी होगा, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो कमेटी है उसका पार्ट भी होगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब यूनेस्को ने क्या कहा है कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के कोर फंक्शन क्या हैं, कि वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो भी है उनको सेव करेगी। और क्या है, इस कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो भी कल्चरल हेरिटेज है हमारी इंटेंजिबल, उसको सेव करना, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस बताना और मेजर्स बताना ताकि उन्हें सेव किया जा सके। अब इंडिया का इलेक्शन कैसे हुआ, यहाँ एशिया पैसिफिक ग्रुप से 4 सीट्स वैकेंट थी और 6 कंट्रीज़ थी, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। इन 6 कंट्रीज़ ने अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट किया था। इंडिया को 155 में से 110 वोट मिले जो कि प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे। 155 स्टेट पार्टीज थी, उसमें से इंडिया ने 110 वोट्स रिसीव किए। और ये जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है जो 2003 वाले कन्वेंशन की, इसमें 24 मेंबर्स पाए जाते हैं और जनरल असेंबली में इलेक्ट किया जाता है उन्हें। किस बेसिस पे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर ज्योग्राफिकल पार्ट है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दी जाती है। और ये कैसे किया जाता है, रोटेशन से किया जाता है। कोई भी मेंबर जो होता है स्टेट मेंबर, उसको 4 टर्म के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट, 4 ईयर्स के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। 5 ईयर्स दे सकता है, 3 ईयर्स दे सकता है या 1 ईयर दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं 14 साइट्स कौन कौन सी हैं हमारे इंडिया में। ये है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ये 2008 में इंक्लूड की गई थी। रामलीला जो है, रामायण को परफॉर्म करना, ये भी 2008 में इंक्लूड किया गया था। कूडियट्टम, ये संस्कृत थिएटर है, इसको भी 2008 में इंक्लूड किया गया था।
रमन, ये क्या है, गढ़वाल हिमालयाज का एक रिलीजियस फेस्टिवल है और रिचुअल थिएटर है, इसको 2009 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद क्या है, मूडियट्टू, मूडियट्टू क्या है, एक ड्रामा है, डांस है केरला का, इसको 2010 में इंक्लूड किया गया। कालबेलिया फोल्क डांस है राजस्थान का, 2010 में इंक्लूड किया गया। छाऊ डांस है असम का, ये 2010 में। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इसको कब किया गया, 2012 में। उसके बाद संकीर्तन जो मणिपुर का है, एक डांस है, रिचुअल सिंगिंग है, इसको 2013 में इंक्लूड किया गया। और क्या है, थठेरास जो होते हैं पंजाब के, उनकी जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर के बर्तन बनाने की क्राफ्ट है, उसको भी इंक्लूड किया गया 2014 में। योगा को इंक्लूड किया गया 2016 में। नवरोज़ जो है, न्यू ईयर जो होता है, उसको 2016 में। कुंभ मेला को किया गया 2017 में, और दुर्गा पूजा को अभी लेटेस्ट किया गया 2021 में। अभी ये सजेशंस चल रहे हैं कि इसमें हमने रिक्वेस्ट डाली है कि गरबा जो कि गुजरात का है, उसको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। इसमें यही इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है कि हमें पता है कि एक मुंबई के कांग्रेस के एमएलए के मुंबई के महाराष्ट्र के कांग्रेस के एक एमपी की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ की डिप्टी सीएम ने डिसाइड किया है कि यहाँ इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, और जो ड्रोन्स की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके क्या किया जाएगा कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है उस पे ट्रक्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, और सो दैट कि एक्सीडेंट कोई भी हो तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट किया जा सके जल्दी से जल्दी। ये किस वजह से किया गया है, क्योंकि जो एमएलए की डेथ हुई है उनके ड्राइवर ने 100 नंबर पे, जो कि पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है, उस पर कॉल किया, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जो गोल्डन आवर होता है उसका काफ़ी टाइम, क्रूशियल टाइम निकल गया, इसकी वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा पाई। गोल्डन आवर का क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट किसी का होता है उसके बाद का 1 घंटा क्या होता है, गोल्डन आवर। वही एक गोल्डन आवर डिसाइड करता है कि पर्सन की लाइफ को बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है। अब हम क्या देख लेते हैं, ITMS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि सुंदर कमेटी है जो कि बनाई गई थी रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कमिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, कमिटीज़ का काफ़ी रोल होता है। उसके बाद ITMS क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और क्या करती है, ट्रैफिक को एक्सेस करती है। उसके बाद क्या करती है कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद इसका क्या चेंज देखने को मिलेगा कि सिटी का जो ट्रैफिक सिनेरियो है उसको चेंज कर देगी, और जो ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन है उसको रियल टाइम में, मतलब साथ के साथ जो कम्यूटर्स हैं, जो सिस्टम पे बैठे हुए लोग हैं, उनके पास पहुंचा देगी। और क्या होगा कि जो ह्यूमन इंटरफेस है वो रोड मैनेजमेंट में वो कम हो जाएगा। जैसे हम ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, उनका जो इंटरफेस है वो कम हो जाएगा, और ट्रैफिक सिग्नल्स अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक सिग्नल्स अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने लग जाएंगे, और एवरेज स्पीड को देखते हुए रोड की। ITMS के पार्ट में क्या कहा गया है कि इसमें हाई रेजोल्यूशन वीडियो कैमरास भी इंस्टॉल किए जाएंगे, सो दैट कि जो ट्रैफिक का पैटर्न है हमें पता चल जाएगा कि वीक के कौन से डे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कौन से डे कम रहता है, साल के कौन से दिनों में, कौन से फेस्टिवल्स के दौरान ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। वो ट्रैफिक पैटर्न एनालिसिस करने के लिए यहाँ हाई रेजोल्यूशन वीडियो कैमरास लगाए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यही था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ बात आई है कि रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी रीओपन हो गई है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, और एक जो है हमें पता होना चाहिए दशहरा फेस्टिवल के बारे में बात आई है। तो दशहरा फेस्टिवल रिलेटेड है कर्नाटका से, ये आपको पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर सिंपली क्वेश्चन भी आ सकता है कि दशहरा फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है कर्नाटका से। अब ये बर्ड सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ है? श्रीरंगपट्टना, कर्नाटका में। और ये क्या है? एक रामसर साइट है। रामसर साइट आपको बताना है इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं और मिक्स्ड जो रामसर साइट है वो कौन सी है। उसके बाद इसको किस चीज़ में रामसर साइट में किस वजह से रखा गया है कि ये एक वेटलैंड है जो कि ग्लोबल इम्पोर्टेंस रखता है। इसी तरह से ये जो बर्ड सेंचुरी है इसने एक जो 9 वेटलैंड्स ऑलरेडी इस लिस्ट में है, रामसर साइट की लिस्ट में है, उनको ज्वाइन कर लिया है। ऑलरेडी 9 वेटलैंड्स जो हैं इस साइट के अलावा वो ऑलरेडी रामसर साइट में थे, ये 10th इंक्लूड कर दिया गया है। और ये कर्नाटका का पहला वेटलैंड है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसको क्या कहा जाता है? पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है ये स्टेट की और इसमें क्या है? 6 छोटे छोटे टापू हैं कावेरी रिवर के तट पर। ये आपको पता होना चाहिए, ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर। क्या कहा गया है कि यहाँ 200 से भी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स और इंडियन बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि कम से कम 60,000 हर साल यहाँ अराइव करते हैं फॉर नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग। इसलिए ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है हमारे कंट्री की, ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में यही था, दशहरा फेस्टिवल और रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एडिटोरियल। आज ये एक इम्पॉर्टेंट है। एडिटोरियल में क्या है? मॉनसून रेनफॉल का जो पैटर्न चेंज हो रहा है हमारी कंट्री में उसके बारे में बात की गई है। कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है। हमें पता है कि जो मॉनसून रेनफॉल है इस साल जितनी यूजुअली होनी चाहिए थी उससे 8% ज़्यादा हुई है। 8% ज़्यादा हुई है। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उन रीजंस के लिए हैं जहां एग्रीकल्चर को इसने फ़ायदा किया है, लेकिन दूसरे एरियाज़ में जहां इसके डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस मिले हैं हमें, क्योंकि वहां क्या आ गई हैं? फ्लड्स आ गई हैं। वहाँ हमें इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिला है। फ्लड का एक इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? हमें पता है डेथ हो जाती है, इससे काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जिन्हें सेकेंडरी इफेक्ट्स कहा जा सकता है। वो क्या होंगे कि जैसे ही पता चलता है कि फ्लड आने वाली है तो स्कूल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, जो प्रोडक्टिव आवर्स है उनका लॉस हो जाता है। कैटल और जो सैपलिंग्स है, मतलब जो कैटल रियर्स हैं वो अपने कैटल को छोड़ के भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जो सैपलिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, जो लोगों ने अपने घरों में या फिर बाहर कहीं लगाए होते हैं, वो लोग उनको छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि लिवलीहुड ख़राब होते हैं लोगों के। लोग जो कैटल रियर हैं उनके कैटल अगर छोड़ जाएंगे तो वो मर जाएंगे और उनका लिवलीहुड ख़राब हो जाएगा। क्या होता है? फैमिली के फाइनेंस जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और जो स्टेट है उसके ऊपर उसके फाइनेंसिस पे एक बर्डन बन जाता है, क्योंकि स्टेट प्रोवाइड करवाती है रिलीफ, इसलिए स्टेट के लिए बर्डन बन जाता है। मॉनसून रेन पैटर्न किस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है? हमें पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसकी वजह से कैसे कैसे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं? क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन्स और ड्रॉट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए हैं। अब क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ने अपना अर्ली वार्निंग फॉरकास्ट सिस्टम इम्प्रूव किया है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट जो है वो साइक्लोन्स के केस में यूज़फुल प्रूव हो रही है, लेकिन फ्लड्स के टाइम पे ये इतनी यूज़फुल या फिर इसकी सक्सेस इतनी ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। एक रीज़न इसका ये भी है क्योंकि जो अभी सिस्टम है हमारे पास, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे टाइम पे ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लोगों के पास पहुंचाया जाता है जब अथॉरिटीज़ खुद भी प्रिपेयर नहीं होती, मतलब अथॉरिटीज़ को खुद भी नहीं पता होता इतने कम टाइम में कि कैसे क्या मैनेज किया जाए। इसलिए क्या कहा गया है कि ये सभी रिस्क जो हैं इनको और इनके कॉस्ट को, जो भी ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उनको टैकल करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इस पे साइंटिफिक एडवाइस लेके डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट हम इनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनको मिटिगेट कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है
कि सेंटर और स्टेट में काफ़ी गैप हो गया है। गैप किस चीज़ में हो गया है? टैक्स शेयरिंग के बेसिस पे जो बर्डन है वो स्टेट्स का काफ़ी बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। क्या कहा गया है कि स्टेट्स जो हैं वो चाहती हैं कि उन्हें जो टैक्सेस का डिविजिबल पूल है उसमें हायर शेयर मिले, अभी जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा मिले, और जो जीएसटी कंपेंसेशन जो सेंटर प्रोवाइड करवा रहा है उसको एक्सटेंड किया जाए। और ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि अभी क्या हुआ है, पेंडेमिक की वजह से स्टेट्स के जो हैं वो खर्चे बढ़ गए हैं और स्टेट की रेवेन्यू जो है वो कम हो गई है। ऊपर से जो उदय स्कीम है, फार्म लोन वेवर्स हैं, इन सभी ने भी एक्स्ट्रा बर्डन स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया है, स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब कर दी है। इस वजह से स्टेट चाहती है कि जो डिविजिबल पूल है उनमें स्टेट्स का शेयर बढ़ाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हुए स्टेट्स ने क्या तर्क दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेवेन्यू रेजिंग पावर, मतलब रेवेन्यू अर्न करने की पावर तो यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा देता है, और जो डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो स्टेट्स की ज़्यादा हैं। तो स्टेट्स के फाइनेंसिस कम क्यों होने चाहिए? स्टेट्स के फाइनेंसिस जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं स्टेट की, तो स्टेट के फाइनेंसिस भी, रेवेन्यू रेजिंग पावर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। और क्या हो रहा है कि जो टैक्सेशन पावर है, स्टेट्स की अपनी टैक्सेशन जो पावर है वो, और जो एक्सपेंडिचर है उनका खर्चा है, वो क्या चल रहा है? इम्बैलेंस में चल रहा है। जो अभी क्या हुआ है कि फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का शेयर बढ़ाया था, सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट्स का शेयर बढ़ाया था, लेकिन इन्हें एक एक्चुअल इंक्रीज़ नहीं दिखा शेयर में। वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अपने जो शेयर हैं उसको सेस और सरचार्ज की हेल्प से कंटिन्यू रखा बढ़ाना, उतना मेंटेन कर लिया। लेकिन पेंडेमिक की वजह से ऑल्दो फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स का शेयर सेंट्रल टैक्सेस में बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि सेस और सरचार्ज जो है वो केवल सेंटर लगा सकती है, ये बढ़ा हुआ रेवेन्यू भी स्टेट्स को हेल्प नहीं कर पाया। यही बताया गया है इसमें कि पास्ट ईयर्स में सेंट्रल ने अपना जो फाइनेंसिस है उसको बैलेंस करने के लिए जो सेस है और सरचार्ज है उनको काफ़ी बढ़ाया है। बढ़ाया इसलिए है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की इन पे काफ़ी ज़्यादा रिलायंस है। रिलायंस मतलब इन पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती है यूनियन गवर्नमेंट। और ये कहा गया है कि मेनली ये जो सेस सरचार्ज है वो किस पे लगाया गया है? फ्यूल्स पे लगाया गया है। सेस और सरचार्ज के लिए जो प्रोविज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट को उसे ट्रांसफ़र करना है रिज़र्व फंड्स में, लेकिन ये कहा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर था 20 वाला उसमें रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र नहीं किए गए। ये अमाउंट है 78,000 करोड़ जो कि रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र किए जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई है। और 1.28 लाख करोड़ सेस कलेक्ट किया गया क्रूड ऑयल पे, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड को एक सिंगल पेनी भी यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं की गई है। तो ये कहा गया है कि जो इनका स्टेट गवर्नमेंट का जो डिविजिबल पूल घटता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, उसको देखते हुए और इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर का बर्डन जो है उसको देखते हुए जो चीफ मिनिस्टर्स अपना डिविजिबल पूल बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो वैलिड है। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए? 2-3 टर्म्स हैं। सेस क्या होता है? ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसी पे एडिशनल टैक्स जब लगा दिया जाए सो दैट फंड रेज किए जा सके किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लगाया था स्वच्छ भारत टैक्स, वो किस लिए था? वो क्लीनिनेस एक्टिविटीज़ के लिए लगाया गया था, पूरे इंडिया में लगाया गया था। अब हमें पता है यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके पास रेवेन्यू रेज करने की पावर है। वो कैसे रेवेन्यू रेज करती है? काफ़ी सारी लेवीज लगाती है, जैसे टैक्सेस लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, सरचार्ज, फीस लेती है या फिर सेस लेती है। ये सारी पावर्स हैं रेवेन्यू रेज करने की। सेस मैंने बताया कि पब्लिक पे करती है, और क्या होती है, जो टैक्स लायबिलिटी है, जो नॉर्मली टैक्स पब्लिक पे करती है
उसी के पार्ट के तौर पे किया जाता है। आर्टिकल 270 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है कि सेस को एक्सक्लूड किया जा सकता है। जो भी डिविजिबल पूल है जो सेंटर स्टेट्स के साथ शेयर करती है, वो डिविजिबल पूल, उससे सेस को एक्सक्लूड किया जा सकता है। डिविजिबल पूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिविजिबल पूल क्या होता है? ये पोर्शन होता है ग्रोस टैक्स रेवेन्यू का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। टैक्स रेवेन्यू जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस से जो भी टैक्स का रेवेन्यू आता है सेंटर के पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या कहलाता है? डिविजिबल पूल। और ये इसमें सभी टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं डिविजिबल पूल में, एक्सेप्ट सरचार्ज और सेस। ये आपको पता होना चाहिए। सरचार्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं। सरचार्ज क्या है? ये एक चार्ज है किसी भी टैक्स पे जो लगाया जाता है, एडिशनल चार्ज या फिर एडिशनल टैक्स। सपोज आज के टाइम पे टैक्स अगर 5%, तो टैक्स को एडिशनल सरचार्ज के तौर पे 6% किया जा सकता है, तो वो एक्स्ट्रा 1% क्या होगा? सरचार्ज। कंपैरिजन कर लेते हैं सेस और सरचार्ज की। सेस और सरचार्ज का दोनों का एक मेन कॉमन फीचर क्या है कि इसे स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता सेंटर। और नॉर्मल इनके बीच में डिफरेंस क्या देखा जाता है कि सरचार्ज जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और किसी भी पर्पस के लिए उसको स्पेंड किया जा सकता है। लेकिन सेस जो है ऑल्दो जाता वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, लेकिन उसको केवल स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि केरला में केरला सवारी के नाम से क्या किया गया है? इंडिया की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है। केरला गवर्नमेंट का ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। और ये किस वजह से करवाई गई है, ये हम सब पूरा आर्टिकल अच्छे से देखेंगे। क्या कहा गया है, इसका एम क्या है केरल सवारी का, कि पैसेंजर्स जो हैं उनको एक फेयर और डिसेंट सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सके, और जो ऑटो टैक्सी वर्कर्स हैं उनको फेयर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। दोनों का फ़ायदा इसमें होगा। क्यों लॉन्च किया है स्टेट गवर्नमेंट ने? स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो प्राइवेट ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स हैं जैसे ओला और यूबर, ये क्या कर रहे हैं? काफ़ी सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? काफ़ी सारे कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? इसमें क्या इंक्लूड है कि पीक आवर्स के दौरान, जो ऑफिस टाइमिंग होता है उसके दौरान एक्सॉर्बिटेंट फेयर, मतलब ज़्यादा फेयर लगाते हैं। उसके बाद कई बार क्या देखा जाता है, जो ड्राइवर्स होते हैं उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और कस्टमर सपोर्ट की तरफ से इनको कई बार प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता हुआ पाया गया है। और सबसे मेन जो है वो क्या बताया गया है कि अगर जो कैब है वो ड्राइवर भी अगर रिफ्यूज़ कर दे एक्सेप्ट करने से राइड को, तो वो भी कैंसिलेशन चार्जेस भी पैसेंजर को देने पड़ते हैं। मतलब अगर ड्राइवर कहीं नहीं आना चाहता, ड्राइवर राइड को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, तो वो जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो भी पैसेंजर को देने होते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई गई है। और ये प्रॉब्लम क्यों पाई गई है? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका एक प्योर मेन फोकस क्या होता है? केवल प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कंट्रोल ये है केरल सवारी, इसका क्या है? सर्विस ओरिएंटेड स्कीम है ये। और ये पैसेंजर्स और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन प्रूव होगी। क्या है इसके मेन अट्रैक्शंस, क्या हैं केरल सवारी के? कि इसके प्राइसेस कभी नहीं बढ़ेंगे। जैसे प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स के बढ़ जाते हैं पीक आवर्स के दौरान या फिर रेन के दौरान, इनके रेट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन केरल सवारी में कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशन, फेयर में फ्लक्चुएशन नहीं देखा जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है? प्राइवेट जो टैक्सीज होती हैं वो कई बार क्या करती हैं, जो 2 से 3 गुना चार्जेस लगा देती हैं इमरजेंसीज के टाइम पे, वो चार्जेस ना ही पैसेंजर्स को किसी तरह से बेनिफिट करते हैं और ना ही वर्कर्स को। लेकिन केरल सवारी जो है वो 8% चार्ज लगाएगी, और उसमें भी क्या होगा, 8% जो लगाएगी वो किसके पास जाएगी? वो जाएगी टेक्निकल पर्पसेस के लिए, मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए।
और प्रोमोशनल पर्पसेस के लिए, जो कि पैसेंजर्स और ड्राइवर्स को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके। जबकि प्राइवेट जो कैब्स हैं उनकी एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ जाते हैं, वो 8% सर्विस चार्ज लेते हैं पैसेंजर से, 6% जाता है उनके टेक्निकल पार्टनर के पास, और जो 2% है वो उनकी स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए चला जाता है। सॉरी ये मैंने गलत बता दिया। ये प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स जो होते हैं वो नॉर्मली 20 से 30% चार्ज करते हैं, सर्विस चार्ज करते हैं, लेकिन केरल सवारी में 8% चार्ज किया जाएगा, जिसमें से 6% जाएगा टेक्निकल पार्टनर के पास क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विस है, और 2% जाएगा इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 100 रुपये अगर होंगे तो 8% सर्विस चार्ज लगाने के बाद 108 रुपये टोटल फेयर हो जाएगा। 100 रुपये जाएगा कार ओनर के पास, और रिमेनिंग जो 8 रुपये हैं वो किस लिए यूज़ होंगे कि जो प्रोमोशनल इंटेंसिव्स हैं वो ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को दिए जा सकें। उसके बाद क्या देखा जा सकता है, सिक्योरिटी रिलेटेड क्या फीचर्स हैं केरल सवारी के। ये वीमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए सेफ़ और रिलायबल सर्विस हो जाएगी। और क्या होगा, सेफ़ और रिलायबल किस बेसिस पे होगी, क्योंकि ये ड्राइवर रजिस्ट्रेशन इसमें मैंडेटरी किया गया है, और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ड्राइवर के पास होना मैंडेटरी है। और पैनिक बटन सिस्टम यहाँ लगाया गया है ऐप में। वो किस लिए लगाया गया है, किसी भी केस में जैसे कार एक्सीडेंट हो जाए या कोई और खतरा आपको दिख रहा है, उस केस में आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली प्राइवेट होगा, मतलब अगर ड्राइवर पैनिक बटन दबाता है तो पैसेंजर को पता नहीं चलेगा, और पैसेंजर अगर पैनिक बटन दबाता है तो ड्राइवर को पता नहीं चलेगा। ये काफ़ी अच्छी एक फैसिलिटी दी गई है। एक बार आप बटन दबाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास ऑप्शन आएगा पुलिस, फायर फोर्स या फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट नंबर्स को सेलेक्ट करने का। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो सा भी आप चाहें, आपको कौन सा डिसाइड करना है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कोई डेंजरस सिचुएशन है, तो आपको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब कुछ सेकंड तक इसको प्रेस करते रहना है, और आपकी कॉल डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी पुलिस कंट्रोल रूम में। इसका एक बड़ा बेनिफिट देखा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रोविज़न क्या कहा गया कि सेव कैसे होगा, इसमें GPS इंस्टॉल किए जाएंगे। ये भी डिसीज़न गवर्नमेंट ने लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एक बोर्ड बनाया जाएगा, कॉल सेंटर, और जो सर्विस रिलेटेड, जैसे सर्विस में कोई इशू आ रहा है अगर, तो वो काफ़ी जल्दी सॉल्व कर दिए जाएंगे। ये इसका सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट था। उसके बाद क्या कहा गया है कि इसके अलावा ब्रॉड गवर्नमेंट का क्या एम है इसको लाने के पीछे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को इस प्लेटफॉर्म के अंदर लाना चाह रही है। और केरल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो फ्यूल भी प्रोवाइड कराएगी, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराएगी, और टायर सब्सिडीज़ भी व्हीकल ओनर्स को फ्यूचर में प्रोवाइड करवाएगी। इसलिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव देखा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है टोमेटो फ्लू से रिलेटेड है। टोमेटो फ्लू इंडिया में बच्चों में देखने को मिला है। टोमेटो फ्लू ऑल्दो क्या है, एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है। नॉन लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इससे जान जाने का खतरा नहीं है। इसको पहली बार केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था, मई 6 को इसी साल ये पाया गया है। और मेनली किसको टारगेट करता है, यंगर चिल्ड्रन को, जो कि 5 साल से छोटे हैं। लेकिन यह फिलहाल उड़ीसा में 1 से 9 साल के बच्चों में भी पाया जा रहा है। मेनली इसके प्राइमरी सिम्टम्स जो हैं वो चिकनगुनिया से सिमिलर हैं, और ये क्या है, ये काफ़ी कॉन्टेजियस है, मतलब ये जल्दी से फैलने वाला है। इसलिए क्या कहा गया है कि क्लोज कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, इसलिए इसमें दूरी बनाना ज़रूरी है। थोड़ा और देख लेते हैं टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर के बारे में। कॉन्टेजियस डिजीज़ है और रेयर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेयर डिजीज़ कौन सी होती हैं कि जो काफ़ी कम पॉपुलेशन में पाई जाती हैं। रेयर कॉन्टेजियस डिजीज़ है, वायरल नेचर की है, वायरस के थ्रू होती है, और इसका ओरिजिन अभी भी पता नहीं चला है कि किस वजह से ये होती है। लेकिन जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि डेंगू और चिकनगुनिया अगर किसी को हुआ है तो उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट है ये, मतलब उस डेंगू और चिकनगुनिया के जो जर्म्स थे, जो वायरस थे, वो बॉडी में कुछ ऐसे वायरस छोड़ गए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है।
उसके बाद इसका नाम टोमेटो फ्लू क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें टोमेटो की शेप के रेड रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे, और मेनली किसको अफेक्ट कर रही है, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज को। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। मेजर सिम्टम्स इसके हैं, रैशेस हो जाते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है और डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है शरीर में। कई बार क्या कुछ केसेस में देखा गया है कि हाथों का कलर उड़ जाता है और घुटनों का भी कलर उड़ा हुआ पाया जाता है इसमें। ट्रीटमेंट अभी तक क्या है कि ये अपने आप अभी तक ट्रीट हो रही है, मतलब अपने आप ठीक हो रही है, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। जो इसके सिम्टम्स हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप जो नॉर्मल मेडिकल सपोर्ट है उसके यूज़ से वैनिश हो रहे हैं। और क्या कहा गया है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा यूज़ किए गए यूटेंसिल्स को, क्लोथ्स को और अदर आइटम्स को सैनिटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कंटेजियस फ्लू है जो कि फैल सकता है। फ्लूइड को लेते रहना चाहिए इसमें, सो दैट डिहाइड्रेशन को काउंटर किया जा सके। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में यही था। अब देख लेते हैं इंडिया और ईरान ने क्या किया है कि सी फेयरर्स के लिए एक पैक्ट साइन किया है। पैक्ट किस बेसिस पे साइन किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स 1978 के बेसिस पे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, शहीद बेहस्ती पोर्ट ये कहाँ है, ये हो गया ईरान में। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है। अब देख लेते हैं इस कन्वेंशन के बारे में। क्या कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स। ये क्या करता है, ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करता है किसके लिए, जो भी मर्चेंट शिप्स सी में जाती हैं उनके मास्टर्स, ऑफिसर्स और वॉच पर्सनल के लिए। मतलब जो भी उन शिप्स में लोग होंगे उनके लिए एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। कब आया था ये, 1978 में आया था। आईएमओ की एक कॉन्फ्रेंस में लंदन में हो रही थी जो, और इसको फोर्स में कब ला गया, मतलब स्टार्ट कब हुआ ये, 1984 में। अडॉप्ट तो 1978 में कर लिया गया था, लेकिन फोर्स में कब आया, 1984 में। उसके बाद क्या है, ये ऐसा पहला कन्वेंशन है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि ट्रेनिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए और वॉच कीपिंग के लिए सी फेयरर्स की प्रोवाइड करवाता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सी फेयरर्स के लिए ट्रेनिंग के प्रोविजंस, सर्टिफिकेट का प्रोविज़न और वॉच कीपिंग का जो प्रोविज़न है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने वाला ये पहला कन्वेंशन है। ये मैंने बताया आपको, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और वॉच कीपिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं इसने, जो कि जो कंट्रीज़ हैं, जो इसकी पार्टीज़ हैं, वो ऑब्लाइग्ड हैं उनको मीट करने के लिए। मतलब ज़रूरी है उन कंट्रीज़ के लिए उनको मीट करना। एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इस कन्वेंशन का कि उन शिप्स पे भी अप्लाई होता है जो कि नॉन पार्टी स्टेट्स हैं। मतलब इस कन्वेंशन को उन्होंने साइन नहीं किया है, उन पार्टी स्टेट्स का भी शिप अगर जब ऐसी स्टेट्स के पोर्ट से जाएगा जो कि इस पार्टी की कन्वेंशन है, तो भी ये रूल अप्लाई होगा, ये कन्वेंशन अप्लाई वहाँ भी होगा। मतलब कि सपोज़ एक देश है जो कि इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, तो अगर उस देश का शिप किसी ऐसे देश के पोर्ट पे जा रहा है जो इस कन्वेंशन का मेंबर है, तो ये लॉ उस शिप पे भी अप्लाई होगा। अब मनीला अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं 2010 में, और जिसकी वजह से कन्वेंशन और कोड को रिवाइज किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, मनीला अमेंडमेंट्स यही था इसमें। या आप शहीद बेहस्ती पोर्ट अथॉरिटी को भी याद रखेंगे, ईरान में है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है लोन डिफ़ॉल्टर्स से रिलेटेड। लोन डिफ़ॉल्टर्स को पकड़ने के लिए सो दैट वो भाग ना पाएँ, इसलिए एनओसी लेना कंपल्शन कर दिया है। गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए जिससे बिजनेस को करना आसान होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको कंट्री से बाहर भागने से बचाया जा सकेगा, और जो फंड्स अगर वो बाहर लेके जाना चाहते हैं उसको भी रोका जा सकेगा। क्या हो रहा है कि ये नॉर्म्स इसीलिए डिसाइड की गई हैं, इसीलिए बनाई गई हैं, सो दैट कि लोन डिफ़ॉल्टर्स के लिए अपने फंड्स को शिफ्ट करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। कौन से रूल्स हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस
किसके अंडर नोटिफाई किए जाते हैं? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। फेमा एक्ट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि कौन देखता है? वो आरबीआई देखता है, उसके अंडर ये रूल्स सेलेक्ट किए जाते हैं। अब हमें पता है कि कुछ नो गो सेक्टर्स हैं जहां इंडियन रेजिडेंट को अलाउ नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। वो कौन कौन से नो गो सेक्टर्स हैं? कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और किसी भी गैम्बलिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या फिर जो कि ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन रुपी से रिलेटेड हैं, उनमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट सेंट्रल बैंक के, आरबीआई के अप्रूवल के बिना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जो कि फॉरेन में है, फॉरेन एंटिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उनको क्या लेना होगा? अब जो भी देश छोड़ के जाना चाहते हैं, बैंक डिफ़ॉल्टर्स या फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए क्या कर दिया गया है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। वो अगर आप देश से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको वो अपने लेंडर से लेना होगा, कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले ये लेना मैंडेटरी है। और जिस भी पर्सन का कोई बैंक अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज कर दिया गया है, उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। एनपीए के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। एनपीए क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन एप्लीकेशन डालता है एनओसी के लिए, और 60 दिन होने के बाद भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है एजेंसी से, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, तो ये मान लिया जाएगा कि एजेंसी को उस पर्सन के देश से बाहर जाने में कोई इशू नहीं है, ये मान लिया जाएगा। अब हम क्या देखते हैं? थोड़ा सा देखते हैं फेमा एक्ट के बारे में और एनपीए के बारे में। सबसे पहले फेमा एक्ट के बारे में देखते हैं। ये ऐसी रेगुलेशंस का सेट है जो कि रिजर्व बैंक को ये पावर देता है कि वो कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स को पास कर पाए और इंडिया में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मेंटेन कर पाए। मतलब कुल मिला के इसका काम है फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस करना, मैनेज करना, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो को ध्यान में रखना। फीमा एक्ट ने किसको रिप्लेस किया था? फेरा एक्ट को। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन था पहले, अब क्या हो गया? मैनेजमेंट एक्ट हो गया है। फेरा एक्ट कब पास किया गया था? फेरा एक्ट इसलिए पास किया गया था कि कंट्री में जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके। और तब किया गया था जब कंट्री में फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे वो काफ़ी कम थे, रेगुलेट तब किया जा रहा था। और इसको रिप्लेस किस लिए कर दिया गया? क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब हमने एलपीजी जब अपनाया 1991 के बाद, तो उसमें उस सिनेरियो में फेरा जो है वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब चेंज जो फेमा आया, फेरा को हटाकर, उसका क्या चेंज आया? सबसे बड़ा क्या चेंज किया उन्होंने कि क्रिमिनल ऑफेंसेस को सिविल ऑफेंसेस में बदल दिया। मतलब कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनको सिविल ऑफेंसेस में रिप्लेस कर दिया। एनपीए के बारे में देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे लोन या फिर एडवांसेस होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में चल रहे होते हैं, मतलब जिनकी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं टाइमली, या फिर पेमेंट इंटरेस्ट वो टाइमली नहीं आ रहा है। मेनली केसेस में क्या होता है? मिनिमम 90 दिनों के लिए अगर ये पेमेंट्स नहीं की जाती हैं लोन की, तो उनको डेप्ट को क्या कह दिया जाता है? नॉन परफॉर्मिंग। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? कि जो टोटल जो लोन है जो कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, टोटल सम उस लोन का, और जो पर्सन है उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना भी लोन लिया है उसका टोटल सम क्या कहलाता है? ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हो जाता है कि हमें पता है लोन लेने के लिए पर्सन ने कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी होगी, उससे जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट करने के बाद जो लोन की अमाउंट रिमेनिंग बचती है उसको क्या कहा जाता है? नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में बस यही था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है कि जून में जो टी का आउटपुट है वो 17% कम हो गया है, और रीज़न क्या है? फ्लड की वजह से और पेस्ट अटैक की वजह से। हमें पता है टी मेनली कहाँ पाई जाती है, टी कहाँ ग्रो की जाती है हमारी कंट्री में? असम, दार्जिलिंग वाले एरिया में। और ये भी पता है कि टी प्लकिंग जो है इंडिया में वो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर हमारी कंट्री है। ये हमें पता है। टी के बारे में पहले कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं टी के बारे में। टी एक बीवरेज है जो कि बनाई जाती है कैमेलिया सीनेंसिस प्लांट से, और ये
पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाली ड्रिंक है। ओरिजिन कहाँ से है इसका? ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ म्यांमार और साउथ वेस्ट चाइना से, लेकिन इसका जो फर्स्ट प्लांट कहाँ ग्रो किया गया था इसका कोई पता नहीं है, एग्जैक्ट प्लेस का पता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एविडेंस मिले हैं कि चाइना में 5,000 साल पहले भी टी को कंज्यूम किया जाता था। ये एविडेंस मिले हैं। क्या है इसकी ग्रोथ की कंडीशंस, कैसे उगाई जाती है, किस टेम्परेचर क्लाइमेट में उगाई जाती है? क्लाइमेट है इसका, इसे चाहिए ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स चाहिए, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए। टेम्परेचर इसके लिए क्या है आइडियल? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और मेनली क्या चाहिए इसे 35 से बिलो टेम्परेचर चाहिए। अगर 35 से ज़्यादा होता है या 10 से कम होता है तो ये इसके लिए हार्मफुल हो जाता है। रेनफॉल कितनी चाहिए? रेनफॉल इसे ज़्यादा चाहिए और वो भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, मतलब पूरे साल डिस्ट्रीब्यूट होके रेन मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी महीने काफ़ी ज़्यादा हो रही है और किसी महीने बिल्कुल ही नहीं हो रही है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इसको रेन चाहिए, और वो भी चाहिए 130 से 300 सेंटीमीटर एनुअली। सॉइल कैसी चाहिए? सुटेबल सॉइल जो होती है वो इसके लिए होती है एसिडिक सॉइल, जिसमें कैल्शियम ना हो और पोरस हो, सो दैट कि पानी जो है वो अच्छे से अंदर जा सके, फ्री परलोकेशन हो सके पानी का। पोरस होगी तभी पानी अंदर जा पाएगा, छेद होंगे, पोरस मतलब छेद। इंडिया में टी प्रोडक्शन का क्या है? इंडिया जो है वो टी का लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है टी को, और इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का। ये हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल डे टी डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, और इसे कब डिज़ाइन किया गया था? UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2019 में ही इंटरनेशनल टी डे को डिज़ाइन किया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक तरीका है, क्या है? हमारी कंट्री जो मेनली एक्सपोर्ट करती है वो कौन सी टी है? CTC ग्रेड की टी को एक्सपोर्ट करती है। कहाँ? इजिप्ट और यूके में मेनली इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और वहाँ से इसकी वैरायटी को चेंज करके थोड़ा सा इराक, ईरान और रशिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब थोड़ा सा ये क्रश टी और कर्ड जो ग्रेड है इसके बारे में देख लेते हैं, किस टाइप की टी है। ये क्रश टी और कर्ड जो है ये एक मेथड है जिससे ब्लैक टी की लीव्स को एक सिलेंड्रिकल रोलर्स की सीरीज से पास किया जाता है, जिसमें कि काफ़ी शार्प टीथ्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो टी है वो स्मॉल और हार्ड पैलेट्स में क्या हो जाती है? कट हो जाती है। जो मेनली इंडिया में यूज़ होती है वो होती है यही क्रश टी और कर्ड टी, और इसको कैसे कंज्यूम किया जाता है? मिल्क और शुगर को ऐड करके। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा मेथड। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सॉरी, आर्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे एक वोकैबलरी देख लेते हैं। वोकैबलरी के लिए आज हमारे पास हैं 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। एक है, फर्स्ट वर्ड है आउटरेजियस। इसका मतलब है अपमानजनक, एब्यूसिव या डिग्रेडिंग। आउटरेजियस मतलब अपमानजनक, एब्यूसिव या डिग्रेडिंग। सेकंड वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब कमज़ोर करना या वीकन। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों को रिपीट कर लेते हैं। आउटरेजियस मतलब अपमानजनक, एब्यूसिव, डिग्रेडिंग। सेकंड वर्ड है डेबिलिटेट मतलब कमज़ोर करना या वीकन। अब हम जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था PYQ, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसका आंसर ढूंढ लेते हैं कि जो ब्लैक मनी का क्रिएशन है हमारे इंडिया में वो गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय क्यों है। एक एक जो इसका ऑप्शन है इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। मतलब जो रिसोर्सेज हैं ब्लैक मनी के उनको रियल इस्टेट में के परचेज में और लग्जरी हाउसिंग की इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये तो गवर्नमेंट के लिए कोई वरी नहीं होगी। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो कहाँ की जाती है? अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जैसे कि महंगे स्टोन खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, गोल्ड खरीदना। ये भी एक चिंता का कोज नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेन कोज क्या है वरी का वो देखना है हमें। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। डोनेशंस
पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जा सकती है, लेकिन ब्लैक मनी से ही दी जाए ये कोई पक्का नहीं है, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म बोल दिया, ये अगर ना बोला होता तो इस स्टेटमेंट के सही होने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं देखी जा सकती है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इविजन। ये सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी का मतलब क्या है, टैक्स नहीं भरना, टैक्स इवेजन करना। और टैक्स अगर हम नहीं भरेंगे स्टेट को तो क्या होगा, स्टेट की रेवेन्यू का लॉस होगा। ये सबसे बड़ा सरकार के लिए चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि अगर रेवेन्यू का लॉस होगा तो सरकार खर्च कम कर पाएगी और डेवलपमेंट भी कम होगा। ये मेन रीज़न हो जाता है। आई होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट यूट्यूब को पता चल जाए कि वीडियो अच्छा है और वीडियो की रीच बढ़े। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।